गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तुम लोगों को लास्ट क्लास में टाइट्रेशन में बात कर रहे थे, उसी टाइट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक बात रही 12th स्टार्ट करने को लेकर के, तो ये लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म होने वाला है। इंतज़ार करते हैं जो सरकार क्या डिसीजन लेती है। यदि 3 मई को क्लासेस अलाउ कर दिया जाता है तो उसके बाद हम लोग ऑफलाइन क्लास यानी फेस टू फेस 12th का बात करेंगे। और यदि लॉकडाउन ये लंबा चलता है तो फिर हम 3 मई के बाद डिसीजन ले लेंगे जो किस दिन से तुम लोगों को 12th स्टार्ट करना है। वैसे केमिस्ट्री में 11th और 12th दोनों ही पढ़ना जरूरी है अच्छे मार्क के लिए। अदर सब्जेक्ट में क्या होता है, चलो 12th पढ़ लिए काम चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में यदि हाई स्कोरिंग करना है तो आपको 11th समझना ही होगा। इसलिए अभी जो हम टाइट्रेशन बात कर रहे हैं, जो टॉपिक हम लोगों का अभी चल रहा था, वे टॉपिक 11th और 12th दोनों के लिए है। तो इतना ही कह के हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास जो हम लोग फेस टू फेस मिले थे उससे आगे, जिसका नाम है यूज ऑफ डबल इंडिकेटर इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यूज ऑफ डबल इंडिकेटर इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन reaction between acid and base is known as neutralization. Reaction between acid and base is called neutralization. दूसरा टर्म क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर ए सबस्टांस which is used for the indication of neutralization in a reaction, chemical reaction। इंडिकेटर जिस तरह से आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस जो डिजीज फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका टेस्टिंग का क्या आधार है, कैसे हम समझ जाते हैं जो किसी पर्सन को कोरोना वायरस अफेक्ट कर दिया गया है। जो पर्सन
कोरोना वायरस से अफेक्टेड होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर हाई हो गया, इसका मेजरमेंट किस डिवाइस से किया जाता है? थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर एक इंडिकेटर है। ये ह्यूमन के लिए, ये एनिमल किंगडम के लिए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का नाम थर्मोमीटर होगा। उसी तरह से हम बात करेंगे इंडिकेटर, एक वैसा सबस्टांस जो किस बात को इंडिकेट करते हैं? कंप्लीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, इस बात का जो इंडिकेट कर दे उसको ही नाम रख दिया गया इंडिकेटर। इंडिकेटर के पीछे क्या लगा हुआ है? डबल इंडिकेटर। इसका मतलब एक रिएक्शन में हम कितने इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे? 2 इंडिकेटर का। तो डबल इंडिकेटर, डबल इंडिकेटर, इट मीन्स 2 इंडिकेटर, इट मीन्स 2 इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर हम कहाँ यूज करेंगे? तो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान। अब न्यूट्रलाइजेशन में किस टाइप का मिक्सचर होगा, इस बात को डिस्कशन करते हैं। डबल बेस, डबल बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये डबल बेस, ये 2 बेस का मिक्सचर है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं डबल बेस। टाइप्स ऑफ डबल इंडिकेटर। एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, सिंबलाइज किया जाता है MEOH, मिथाइल ऑरेंज MEOH। इट इज ए वीक ऑर्गेनिक बेस। ये क्या है? वीक ऑर्गेनिक बेस है। इट इंडिकेट द end point between pH 3.1 to 4.5। सबसे पहली बात, जो ये मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है और ये किस टाइप का कंपाउंड है? तो वीक ऑर्गेनिक बेस है। दूसरी बात है जो इट इंडिकेट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो एंड पॉइंट का मतलब होता है जहां पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया, उसको ही नाम रख दिया गया है एंड पॉइंट।
फिर क्या है जो ये किस पॉइंट पे जाकर के एंड पॉइंट शो करेगा, जब pH 3.1 to 3.4 यानी इस दोनों के बीच। दूसरा इंडिकेटर फिनॉल ऑफ्थैलीन, जिसका रिप्रेजेंटेशन HPS से करते हैं। इट इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड। It indicate the end point between pH फिनॉल्फ्थैलीन, जिसका रिप्रेजेंटेशन HPH। इट इज ए वीक ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इट इंडिकेट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब क्या समझे हम लोग, जो ऐसा पॉइंट जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस पॉइंट को नाम रख दिया गया है एंड पॉइंट। बिटवीन pH, उस समय का pH क्या होना चाहिए, 3.1 to 10। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें किस तरह से इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। NaOH प्लस Na2CO3, ये सॉल्यूशन है। इस दोनों का अभी सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन में फिनॉल ऑफ्थैलीन का इस्तेमाल कर दिया गया और ये क्या है, मेरा इंडिकेटर है। अभी ये बेसिक में इनिशियली पिंक कलर है, अभी इसका कलर पिंक है। अब ये सीड डालना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ सर्टेन नॉर्मलिटी, कुछ सर्टेन वॉल्यूम, इस एसिड का वॉल्यूम भी होगा, नॉर्मलिटी भी होगा। जैसे ही इस एसिड को, यहाँ जो मिक्सचर है हम लोगों का, वे बेस है, इस दोनों के बीच रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाएगा तो उस समय ये कलरलेस हो जाएगा, फाइनल कलरलेस। ये पहले पिंक कलर है, कब, जब ये इनिशियल है, और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है जो क्या ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गया या दोनों में से एक न्यूट्रलाइज हो गया? तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया जो जब हम लोग फिनॉल्फ्थैलीन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं उस समय 50% Na2CO3 न्यूट्रलाइज होता है
और 100% न्यूट्रलाइजेशन NaOH होता है। तो इसी को हम रूल में देखेंगे। क्या रूल मिला? यदि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में हो उस समय 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा NaOH का और 50% न्यूट्रलाइजेशन होगा Na2CO3 का। जैसे ही ये 50% न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ फिनोल्फथैलीन का कलर चेंज कर जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। पता चल गया हमको, जो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया और ये फिनोल्फथैलीन काम किया एक इंडिकेटर की तरह से। तो केस फर्स्ट है फिनोल्फथैलीन is used as indicator। जब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो क्या क्या हम लोग समझे हैं? 100% neutralization of all strong base, बेस कहें या अल्कली, लाइक NaOH, KOH। यानी ये फिनोल्फथैलीन उस समय कलर चेंज करेगा जिस समय NaOH हो, KOH हो, यानी स्ट्रॉन्ग बेस यदि है और वे बेस जब तक कंप्लीट ना न्यूट्रलाइज कर जाए तब तक जो है ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। पहला रूल मिला। %50 न्यूट्रलाइजेशन of Na2CO3 और K2CO3। यदि सॉल्यूशन में Na2CO3 है या K2CO3 है तो ये 50% ही न्यूट्रलाइज करेगा, तो फिनोल्फथैलीन अपना कलर चेंज कर देगा। It कौन? फिनोल्फथैलीन। It fail to indication of neutralization of NaHCO3 और KHCO3। सॉल्यूशन में यदि NaHCO3 है तो वे न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ, उससे फिनोल्फथैलीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी फिनोल्फथैलीन के बारे में ये फेल है, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही आपसे सवाल में आए जो फिनोल्फथैलीन एक इंडिकेटर के रूप में यूज किया गया हो, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। क्या क्या मिला? जो 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH, KOH, that is a strong base, 50% neutralization of Na2CO3 and fail to indication of neutralization of NaHCO3। Case second, when
मिथाइल ऑरेंज is used as indicator। जब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे इंडिकेटर के रूप में, ये हम लोगों का मिक्सचर रहा, किसका मिक्सचर, NaOH Na2CO3 का। क्योंकि जब भी हम लोगों को बात करना है तो केवल 2 ही बेस का बात करना है, और इस बार हम इंडिकेटर ले रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। ये इनिशियली ऑरेंज कलर का होता है। कैसा कलर? ऑरेंज कलर। अब हम इसमें क्या करेंगे? एसिड, कुछ सर्टेन नॉर्मलिटी, कुछ सर्टेन वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, और जैसे ही हम यूज करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। एसिड और ये तो बेस है हम लोगों का, इस दोनों के बीच रिएक्शन स्टार्ट होगा, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मिथाइल ऑरेंज कलर से रेड कलर बन जाता है। ये रेड कलर फाइनल, और ये क्या था हम लोगों का? इनिशियल। जैसे ही इसमें मिथाइल ऑरेंज जो पहले है वे ऑरेंज कलर का, और जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कलर कैसा चेंज कर जाएगा? रेड। अब इसमें ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व करने पे पता चला जो रिएक्शन के बाद न ही NaOH बचा हुआ है और न ही Na2CO3 बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या फिर हम लोगों को रूल मिला? 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल बेसेस। 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल बेसेस। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन में यदि हम लोगों को इंडिकेटर से सवाल दिया जाएगा तो सवाल में पहले फिनोल्फथैलीन का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि फिनोल्फथैलीन में कुछ बचा हुआ था। यदि मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल कर दिया जाए तो ये तो 100% यूटिलाइजेशन एक ही बार में सभी के सभी बेस को खत्म कर देगा, तब तक नहीं कलर चेंज होगा। तो अब पहले आपको कुछ हम पीछे से याद दिला दें, जैसा कि हम लोग टाइट्रेशन में देखे थे, ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। तो उम्मीद नहीं है जो आप लोगों को इतना दिन में बचा हुआ होगा, तो उसको सिर्फ हम जस्ट रिवाइज करा देते हैं। क्या हम लोग जानते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट by equivalent weight, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यदि कहा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट में 1000 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिली इक्विवेलेंट हम लोग देखे थे। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम देख रहे हैं
जो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, तो W बाय E इंटू 1000। और भी फार्मूला एक आप लोगों को दिए हुए हैं, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एक और आप लोगों को देखिए यदि याद है तो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो हम अभी आपको जस्ट रिमाइंड कर दिए, इस सभी का एप्लीकेशन हम लोग देख लिए हैं। आप लोगों को वीडियो को पॉज करके इसको उसी तरह से आप नोट डाउन करें जैसा कि आप समझ रहे हैं जो क्लास में, और यहाँ तक संभव यदि हो तो आप उसी समय नोट करें जिस समय आप लोगों का क्लास चल रही थी, उतना ही समय तक रिस्ट्रिक्शन के साथ अपने आप पे प्रतिबंध लगा करके, जो जस्ट आप समझें जो मेरे सामने सर बैठे हुए हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप लोग क्लास करते थे तो बार बार आपसे हम पूछते थे, लेकिन अब आप मेरे सामने है नहीं, तो इसीलिए खुद अपने आप पे कमांड करके जो इतना समय तक हमको क्या करना है, बैठे रहना है, जब तक कि मेरा पूरा वीडियो समाप्त ना हो जाए। किसी भी परिस्थिति में आप यहाँ से न उठें। तो एप्लीकेशन करते हैं हम जो इंडिकेटर बात किए, क्या क्या इंडिकेटर, तो एक का नाम क्या था, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा क्या था, फिनोल्फथैलीन। तो एग्जाम्पल, कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO। मान रहे हैं जो इस डबल बेस में जो मिक्सचर हम ले रहे हैं वे NaOH और Na2CO3 का। तो इसमें क्या देखे, दो इंडिकेटर यूज करना होगा। तो केस ऑफ फिनोल्फथैलीन, जिसका सिंबलाइजेशन किससे किए, HPH से, HPH। तो याद है यदि फिनोल्फथैलीन इस्तेमाल करेंगे तो इसका कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन होगा, 100%। और इसका कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन, 50%। यानी ये 100% न्यूट्रलाइज कर गया और ये 50%। उसी समय ये फिनोल्फथैलीन अपना कलर चेंज कर देगा, और कलर कैसा, पिंक से कलरलेस हो जाएगा। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड। क्यों यहाँ पे हम मिली इक्विवेलेंट लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया, जो जब भी हम लोग फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर यूज करेंगे तो NaOH का 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा।
और यहाँ पे हाफ क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि क्या हम देखें, पीछे देखिए पलट के पन्ना, जो 50% न्यूट्रलाइजेशन, इसीलिए हम क्या किए हैं, हाफ किए हैं। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड। और आप क्या जानते हैं, जब मिली इक्विवेलेंट का बात करेंगे तो भी वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी किसका, NaOH का, प्लस वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी किसका, Na2CO3 का, इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी किसका, तो एसिड का। केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, MEOH, याद है? मिथाइल ऑरेंज यदि यूज करें तो क्या हम लोग समझे हैं अभी, 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड। अभी आपको मैंने सिर्फ रूल के बारे में बात की, जरा सोचिए, यदि एक ही सॉल्यूशन हो और उसमें पहले हम फिनोल्फथैलीन यूज कर दिए, तो क्या मिथाइल ऑरेंज यदि यूज करेंगे तो ये दोनों का दोनों बचा हुआ रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। कब? जब एक ही सॉल्यूशन हो और एक ही सॉल्यूशन में पहले हम क्या किए, मिथाइल ऑरेंज रखे और उसके बाद वे अपना कलर चेंज कर दिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, पहले फिनोल्फथैलीन यूज करें और उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फथैलीन में तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ और ये कंप्लीट। इसका मतलब जब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो उस समय ये केवल हाफ बचा हुआ रहेगा। नहीं समझ में आया? आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन दे करके, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा जो कैसे इसका एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। A solution of NaOH and Na2CO3 is prepared. इतना ml of this solution required for neutralization. First, इतना ml N/10 HCl when phenolphthalein used as indicator. इतना ml एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है हम लोगों का, NaOH और Na2CO3। फर्स्ट टाइम जो एसिड यूज किया जा रहा है वे उस समय जब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में यूज किया गया। तो हम लोग क्या देखे हैं, फिनोल्फथैलीन is used as indicator। जब फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाए तो NaOH का कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन होगा, 100%। और Na2CO3 का कितना परसेंट न्यूट्रलाइजेशन होगा, 50%। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट मिला आपको, जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस
हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज। तो इसके बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं। हमको पता है किसके बारे में? HCl के बारे में। वॉल्यूम भी पता है, नॉर्मलिटी भी पता है। तो अगेन बात करें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझे हैं हम लोग? जैसे ही कहा जाए मिली इक्विवेलेंट तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी जानते हैं। तो वॉल्यूम कितना है? 25 और नॉर्मलिटी कितना है? n/10। n/10 का मतलब यदि n/10 लिखा हुआ है इसका मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू 1/10। तो 1/10 यानी कितना आ गया? 2.5। तो यूं कह दें हम, अगेन एक इक्वेशन बना देते हैं, मिली इक्विवेलेंट NaOH प्लस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 2.5। इक्वेशन नंबर 1। अगेन जब हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाए एज ए इंडिकेटर, तो मिटाना पड़ेगा। अब क्या यूज करेंगे सेकंड केस में? When मिथाइल ऑरेंज is used as indicator, when methyl orange is used as indicator, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या समझे हैं? उसमें तो 100% न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH और Na2CO3। अब जरा सोचिए, यदि फिनोल्फथैलीन इस्तेमाल किया गया तो उस समय 25 ml, तो फिनोल्फथैलीन में तो NaOH का 100% न्यूट्रलाइजेशन हुआ और Na2CO3 का 50% न्यूट्रलाइजेशन। तो मिथाइल ऑरेंज यूज करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 25 से कम होना चाहिए, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? तो सेकंड केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लिया गया है 30 ml। इसका मतलब ये एक सेपरेट रिएक्शन है। तो आप कहेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 is equal to milli equivalent of HCl used. HCl used. तो ये दिया गया है 30 ml, ये यूज किया गया है 35 ml यूज किया गया, और नॉर्मलिटी कितना लिया गया? 1/10 यानी 3.5। तो कह दें मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू इतना, इक्वेशन सेकंड। अब जरा आप गौर करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो हम क्या कर सकते हैं?
यदि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर लें, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो मिली इक्विवेलेंट of NaOH plus मिली इक्विवेलेंट of Na2CO3 is equal to 3.5, इक्वेशन सेकंड का है, और मिली इक्विवेलेंट of NaOH हाफ मिली इक्विवेलेंट of Na2CO3 is equal to 2.5, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इतना में से इतना को सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू, ये सबट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बचेगा बाबू, 1 बचेगा ना, 1। ये इक्वेशन, इसको हम फिर थर्ड मान लें। और यदि आपको मिली इक्विवेलेंट पता चल जाए तो नॉर्मलिटी निकाला जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोगों का। तो वॉल्यूम कितना ml है, देखो अपना अपना कितना ml वॉल्यूम लिया गया है। हम जानते हैं जो मिली इक्विवेलेंट बराबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 यदि कहें तो वॉल्यूम इन ml और इनटू क्या कह देंगे, नॉर्मलिटी। ये रहा हम लोगों का 1। यहाँ पे सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हाफ मिली इक्विवेलेंट बचा, हाफ मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। तो अगेन हम मिली इक्विवेलेंट कर दें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू कितना मिला, 2। अब फिर हमको मिटाना पड़ेगा। यहाँ आ गया समझ में, जो ये 1 मिली इक्विवेलेंट और ये हाफ मिली इक्विवेलेंट, तो हाफ मिली इक्विवेलेंट ही मेरे पास बचेगा। और अगेन जब हम मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 करेंगे तो तब ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो फिर देखें इसको, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 यदि हम कहें तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में, फिर नॉर्मलिटी मिलना चाहिए। तो ये मिली इक्विवेलेंट कितना मिला हम लोगों को, 2। और ये जो Na2CO3 है, ये NO2CO3 सॉल्यूशन देखिए जो कितना ml में है, तो 25 में, इंटू नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी किसका लें, Na2CO3। तो Na2CO3 नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या कह दें, 2/25। अभी हमको नॉर्मलिटी पता चला, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमको तो पता करना है वेट।
जो बताइए ग्राम पर लीटर में क्या होगा वेट। तो फिर अभी अभी आपको जस्ट एक फार्मूला दिए हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट के हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पे हम किसका बात कर लें, Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर। तो इसके लिए नॉर्मलिटी में मल्टीप्लाई कर देना होगा इक्विवेलेंट वेट का। नॉर्मलिटी मिल गया आपको 2/25। अब सवाल है जो इसका इक्विवेलेंट वेट, तो इसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए क्या करें, तो Na2CO3 का n फैक्टर कितना होता है, 2। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का यदि बात करें तो 106, ये कहाँ से आ गया, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 यानी 53। तो यदि हम लोग यदि इसको हम सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 4.24 ग्राम पर लीटर। मेरा एक आंसर आया। ये किसका वेट आ गया, Na2CO3। अब किसका वेट पता करना है आपको, तो NaOH का। तो अगेन तो अब हम किसका वेट कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ NaOH। तो आप लोग देखें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या इक्वेशन सेकंड में मिला बाबू, तो मिली इक्विवेलेंट NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिला है 3.5 मिला। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया है ये कितना मिला है, तो फ्रॉम एबव कैलकुलेशन मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस यहाँ 2 करते, देखें आप लोग, जो हम लोगों को हाफ मिली इक्विवेलेंट बराबर 1 आया है, और मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, समझे। हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 बराबर 1, देयरफॉर मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 यदि कहें तो 1 into 2 यानी 2, तो 2 और ये वैल्यू 3.5, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यदि कहा जाए तो 3.5 माइनस 2, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यदि कहेंगे तो कितना 1.5, और यदि मिली इक्विवेलेंट पता चल जाए तो नॉर्मलिटी निकाला जा सकता है। अभी देखे, क्या देखे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यदि कहें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू नॉर्मलिटी। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 1.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 25 ml, 25
5 और नॉर्मलिटी किसका ले लें, NaOH का। और फिर हम सॉल्यूशन करेंगे तो नॉर्मलिटी किसका मिल जाएगा, NaOH का। और यदि नॉर्मलिटी आपको मिल गया तो फिर तो स्ट्रेंथ निकाला जा सकता है। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर करके बार बार समझें। यदि नहीं समझ में आए तो लास्ट में मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। यदि मेरे पढ़ाई किसी को नहीं समझ में आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मलिटी NaOH 1.5 by 25 strength of NaOH in ग्राम पर लीटर। तो क्या कहेंगे फिर, नॉर्मलिटी और मल्टीप्लाई कर देना है इक्विवेलेंट वेट से। तो नॉर्मलिटी आपको 1.5 by 25 मिला। इक्विवेलेंट वेट किसका, तो NaOH का, क्योंकि हम NaOH का बात कर रहे हैं। तो NaOH का यदि बात करेंगे तो n फैक्टर, जिस n फैक्टर को आप एसिडिटी भी कहते हैं, ये 1। तो इक्विवेलेंट वेट NaOH यदि कहा जाए तो 40/1। ये 40 कहाँ से आया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है। कैसे हो, 23, 16, 1, ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये 40 आ जाएगा। और ये n फैक्टर 1 यानी इक्विवेलेंट वेट 40। तो 40। अब इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद 2.4 ग्राम पर लीटर। इस तरह से हम लोगों का दोनों सॉल्यूट का स्ट्रेंथ पता चल गया। तो इतना समझाने के बाद अब आपको RCM चैप्टर का नाम तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। डायरेक्ट पेज दिए हैं, पेज 154 में 40, 41 दो सवाल डबल इंडिकेटर से है। आप लोगों को ट्राई करना है। अगेन इसका हम डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस थी JEE पेज इतना 191 से 194। DPPS लास्ट समय जो एक टाइट्रेशन दिया गया था एक पन्ने का, उस DPPS में हेडिंग दे दिया गया है डबल टाइट्रेशन 1 to 4। तो इतना को आप लोग सिंसियरली जैसा कहा गया है उस तरह से इस वीडियो का इस्तेमाल करें ताकि आपको इससे कुछ बेनिफिट हो। मैंने आप लोगों को इमेजिनेशन करके समझाने का प्रयास किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है जो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। अब हम आज से 1 by 1 करके वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे।